हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नवाज और मैं हूं निशा। और अगर आप लाइफ में पहली बार जापान ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, सो दिस वीडियो कैन सेव यू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, स्ट्रेस एंड अननेसेसरी पैनिक। यस। क्योंकि जापान वो कंट्री नहीं जहाँ पे बस अब बैग लो, फ्लाइट पकड़ो और उतर जाओ। जापान इज एक वेल रनिंग मशीन की तरह है, जहाँ पे हर चीज़ टाइम पे होती है, हर चीज़ एक्सट्रीमली सिस्टमेटिक है और सरप्राइजिंगली काफ़ी साइलेंट भी है। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो आप एयरपोर्ट पे गुम हो जाओगे, स्टेशन पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, रॉन्ग एग्जिट से आप बाहर निकल जाओगे, सिका कार्ड वगैरह कैसे रिचार्ज करना है वो आपको समझ नहीं आएगा, गार्बेज कहाँ पर फेंकना है, क्योंकि सरप्राइजिंगली जापान में आपको गार्बेज बिन्स वगैरह अवेलेबल नहीं मिलेंगे, और शिंजुकू स्टेशन पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लिटरली एवरीथिंग: वीजा, फ्लाइट्स, इमिग्रेशन क्यूआर, पैकिंग, वेदर, ई सिम, सिका कार्ड्स, JR पास कंफ्यूजन, शिंकानसेन, कॉइन लॉकर, होटल कल्चर, जापानीज एटिकेट्स, 7-Eleven कल्चर, गार्बेज रूल्स, पब्लिक बिहेवियर, और वो सारी टाइनी डिटेल जो ऑनेस्टली इंटरनेट पे प्रॉपरली कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। हाँ, और इस वीडियो के बाद हम हमारा डिटेल आइटिनरी प्लान का वीडियो भी बनाएंगे, जो कि इस वीडियो में नहीं डाल सकते, अदरवाइज ये वीडियो बहुत काफी लंबी लंबा हो हो जाएगा। जाएगी। उसका अलग से वीडियो आएगा। यस। ओके, तो सबसे पहले आप बात करते हैं फ्लाइट्स और वीज़ा की। ऑनेस्टली जापान का वीज़ा प्रोसेस इंडियंस के लिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट स्टिल हम सजेस्ट करेंगे कि आप अगर प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट फ्लाइट्स 4 to 5 मंथ्स पहले बुक कर लेना, क्योंकि जापान के फ्लाइट प्राइजेस इंसेनली हाई रेट से इंक्रीज होते हैं, स्पेशली अगर आप सीजन में ट्रैवल कर रहे हो, लाइक चेरी ब्लॉसम सीजन, ऑटम सीजन, न्यू ईयर या फिर गोल्डन वीक के अराउंड। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, अगेन हम इस बात को काफ़ी स्ट्रेस करना चाहेंगे कि अगर आप वीज़ा भी बुकिंग कर रहे हो तो जापान का वीज़ा जनरली 3 मंथ्स अगो या 90 डेज अगो ओपन होता है, तो प्लीज़ लास्ट मोमेंट पे बुक मत करना। जापान कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे बस अब प्लान कर लो और बैक पैकिंग के लिए निकल जाओ। नहीं, जापान के लिए स्ट्रिक्ट प्लानिंग लगती है, आपके पास कंफर्म आइटिनरी चाहिए, कंफर्म बुकिंग्स चाहिए। सो एटलीस्ट फॉर वीज़ा वी सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 90 डेज या तो मैक्स टू मैक्स 60 डेज बिफोर अप्लाई करो, क्योंकि इसका वीज़ा जरूरी नहीं है कि 15 दिन में आएगा। आपने बहुत सारे रील्स भी देखे होंगे कि लोगों के वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, वीज़ा आ नहीं रहा है। सो अगेन दैट्स आवर सजेशन, प्लान योर टिकट्स एंड वीजा प्रोसेस वे इन एडवांस। अब अगर फ्लाइट का बात करें तो अगर फास्टेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल एक्सपीरियंस चाहिए तो ANA फ्लाइट वुड बी अमेजिंग है। डायरेक्ट फ्लाइट है, फास्ट ट्रैवल है और इजी एक्सपीरियंस है। बट द इशू इज कि ANA फ्लाइट कैंसिल नहीं होती है अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो। अगर वीज़ा रिजेक्शन का रिस्क नहीं लेना है आपको तो सिंगापुर एयरलाइन कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन है, बिकॉज अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो सिंगापुर एयरलाइन आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो ऑनेस्टली डिसाइड करना टाइम बचाना है या रिस्क कम रखना है। अब बात करते हैं वीजा डॉक्यूमेंट्स की। जापान आइटिनरी प्लानिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, तो बस ऐसे ही रैंडमली लास्ट मोमेंट पे प्लान मत करना। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट। ध्यान रहे कि लास्ट 6 मंथ में कोई बड़ा इनवर्ड ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वीजा ऑफिसर्स को लगेगा कि फेक बैलेंस दिखाकर आप जा रहे हो। वी वुड सजेस्ट कि फॉर द सेफर साइड 1 लाख पर वीक के हिसाब से बैलेंस दिखाओ। आई नो कि सुनने में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी और स्ट्रांग लगेगी। अगर आप जॉब नहीं करते या आपका बिजनेस है तो उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में अलग से रिसर्च करना। कॉर्पोरेट मजदूर को वीजा बहुत आसानी से मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग वहां पे जाके सेटल नहीं होने वाले, अपने ऑफिस का जॉब करने के लिए वापस आएंगे। अब या तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स नजदीकी VFS ग्लोबल ऑफिस में जाकर सबमिट कर सकते हो, या फिर मेक माई ट्रिप जैसे थर्ड पार्टी सर्विस के थ्रू जा सकते हो। हम सेफर साइड के लिए मेक माई ट्रिप के थ्रू गए थे, सिर्फ वीजा और फ्लाइट्स के लिए। एक और चीज जो हम पर्सनली सजेस्ट करेंगे, जापान के होटल्स मोस्टली 48 to 78 आवर्स बिफोर आप कैंसिल कर सकते हो और कंप्लीट रिफंडेबल होते हैं, तो फुली बुक्ड आइटिनरी दिखाकर ही जाना। अब मान लो आपका वीजा आ गया, सबसे पहले सेलिब्रेशन डांस करो एंड देन उसके बाद इमीडिएटली विजिट दी जापान वेब पोर्टल। वहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स डालो, कस्टम डिटेल्स ऑनलाइन फिल करो एंड देन यू विल गेट दी QR कोड मिलेगा आपको। एंड ट्रस्ट मी, ये सुनने में थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा होगा, बट इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इतने लंबे स्पेशली कनेक्टेड फ्लाइट लेने के बाद आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप लाइन में खड़े रहो और जापानीज से ट्रांसलेट किए हुए इमिग्रेशन फॉर्म भरो। और ये QR कोड जो है वो सिर्फ इमिग्रेशन ही नहीं, आपको कस्टम्स में भी काम आएगा। सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली अगर लाइन लंबी हो और अगेन आप अगर पीक सीजन में जा रहे हो तो। सो प्लीज डू योर QR रजिस्ट्रेशन। और हम एक और चीज़ सजेस्ट करेंगे कि QR कोड का स्क्रीनशॉट लेके रखना। आप आपके इंटरनेट पर या फिर एयरपोर्ट वाईफाई पर डिपेंड मत रहना,
जस्ट फॉर द सेफर साइड दोनों का अगर आप कपल ट्रैवल कर रहे हो अपने दोस्त के साथ किसके साथ भी, तो सब अपने अपने QR कोड का स्क्रीनशॉट सेव रखना। यस और जापान की लाइंस पे कभी भरोसा मत करना, वो सामने से बहुत छोटी लाइन दिखती है बट एक्चुअली वो बहुत लंबी लाइन होती है। आप जैसे जैसे अंदर जाओगे यू विल गेट टू नो दैट कि ऐसे जाके ऐसे जाती है वो लाइन। सो कीप इट रेडी। या अब अगर पैकिंग की बात की जाए, हम एज अ इंडियंस जापान के वेदर को काफ़ी अंडरस्टिमेट कर देते हैं। हम अप्रैल में गए थे इन द पीक सीजन ऑफ द चेरी ब्लॉसम और हमने सोचा था वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट और वार्म होगा, बट इन रियलिटी जो हवा है वो डायरेक्टली आपके सोल पे अटैक करती है, आप शिवर होने लग जाते हैं। स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग जो है वो काफ़ी कोल्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है वहाँ पर, तो लेयरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जापान का वेदर सिटी और सीजन के हिसाब से ड्रास्टिकली चेंज होता है, तो मेक श्योर के थिन जैकेट्स, हुडीज, लेयर्स, कंफर्टेबल इनरवेयर्स, ये सारा कुछ आप पैक कर जाएं। सब इम्पॉर्टेंट है। बेटर जापान जाने से पहले आप जापान के वेदर पे एक रिसर्च कर जाएं। और हाँ, अगर आपको स्ट्रीट फैशन ऑब्जर्व करना पसंद है तो टोक्यो आपको शॉक कर देगा, क्योंकि जापानीज पीपल आर ऑलवेज ड्रिप्ड। बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब एकदम टिप टॉप कपड़ों में दिखेंगे आपको, वो भी ब्रांडेड लग्जरियस क्लोथ्स। ऐसा लगता है जापान का पूरा कंट्री पिंटरेस्ट मूड बोर्ड पर चल रहा है। सो ऑनेस्टली वी वुड सजेस्ट लाइट पैक करो और इफ पॉसिबल वहां जाके वहां के यूनिक्लो से कपड़े खरीदना, क्योंकि जापानीज पीपल आर वेल ड्रेस्ड पर उनके कपड़े काफी मॉडेस्ट होते हैं, ज्यादा भड़कीले और रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनते वो। तो उनका कलर पैलेट देखने के लिए वी वुड सजेस्ट वहां पे जाओ, यूनिक्लो से शॉपिंग करो एंड द प्राइजेस आर bit affordable, it's not too expensive और collection is शूज। ये ट्रिप का सबसे इम्पॉर्टेंट गियर है, क्योंकि जापान में वॉकिंग ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी चीज़ है। ओके, रोज़ आप 20 के 25 के और 30 के स्टेप्स रोज क्रॉस करोगे। जापान के जो स्टेशन है वो अपने आप में ही एक मिनी सिटीज जैसे फील होते हैं। कभी कभी सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज करने में आधा स्टेमिना चला जाता है। फॉर एग्जांपल द शिंजुकू स्टेशन। ओके, तो कंफर्टेबल वॉकिंग शूज मैंडेटरी है और फैशन शूज जो है वो सेकेंडरी है। और हम पर्सनली रिकमेंड करेंगे आइदर न्यू बैलेंस, स्केचर्स और एनी प्रॉपर वॉकिंग शूज। अगेन वी वुड सजेस्ट कि ये चीज आपके पैकिंग आइटम लिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और हाँ, ओनित्सु का टाइगर जो है वो स्टाइलिश है बट वॉकिंग के लिए वो नहीं बने हैं, तो वो शूज मत लेना। इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे, बट अगर आप उसको पहन के 20 के 25 के स्टेप्स चलोगे, आपके पैर आपको गाली मारेंगे। ओके, अब इंटरनेट। जापान में इंटरनेट लग्जरी नहीं है, ये आपका लिटरली सर्वाइवल टूल के जैसा काम कर सकता है। गूगल मैप वहाँ पे गॉड टियर मोड में काम करता है और लिटरली आपका एक सेकंड ब्रेन बन जाता है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि वहाँ जाने से पहले आप आपका इंटरनेशनल रोमिंग पैक भी एक्टिवेट कर लो। वहाँ पे अगेन एयरपोर्ट वाईफाई या वहाँ जाके eSIM लेने पे डिपेंड मत रहना। जस्ट फॉर द बैकअप keep your international roaming pack activated as well. Again eSIM आप या तो क्लूक से डाउनलोड कर सकते हो या फिर वहाँ जाके नरिता एयरपोर्ट से ले सकते हो। हमने वहाँ जाके नरिता एयरपोर्ट से लिया था। एक और चीज़, जब आप नरिता एयरपोर्ट से eSIM लेते हो तो हम सजेस्ट करेंगे कि काउंटर eSIM एक्टिवेट होने तक मत छोड़ना, क्योंकि उसका जो QR कोड आता है डाउनलोड होने का वो एक ही बार स्कैन होगा और वो आपने मिस कर दिया तो वेलकम टू द पैनिक मोड। या पैक्स की बात करें तो हमने 21 डेज का पैक लिया था फॉर 3,000 रुपीज। 5G इंटरनेट बट अगेन नो कॉलिंग। तो वहाँ पे आपको अगर आपको आपस में कॉल करना है तो आपको व्हाट्सएप कॉल पे डिपेंड रहना पड़ेगा। इंटरनेट पैक्स में कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और हाँ, जापान में लैंग्वेज बैरियर इज वेरी रियल। जापानीज लोग वैसे तो काफ़ी अच्छे होते हैं बट वहाँ के लोगों को जापानीज छोड़ के दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं आती। बट अगेन बड़े स्टेशन पे, बड़े शॉप्स में या बड़े रेस्टोरेंट्स में लोगों के गले में आईपैड लटके हुए मिलेंगे जिसके अंदर गूगल ट्रांसलेटर होता है और गूगल ट्रांसलेटर वहाँ पे अगेन आपके लिए लाइफ सेवर की तरह काम करेगा। बट अगेन इवन सारे मशीन्स, ट्रेन स्टेशन पे टिकट मशीन्स या फिर कैश मशीन्स और इवन लॉन्ड्री मशीन्स के अंदर इंग्लिश ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो यस, लैंग्वेज बैरियर इज रियल बट गूगल ट्रांसलेटर और इंग्लिश में से आपका काम चल जाएगा। ओके, अब आते हैं जापान के सबसे बेस्ट पेमेंट कार्ड पर, सीका कार्ड। ये आपका मेट्रो कार्ड, वेंडिंग मशीन कार्ड, कन्वीनियंस स्टोर कार्ड सब कुछ है। इससे आप बेसिकली पूरा जापान सर्वाइव कर सकते हो। आप सीका कार्ड यूज कर सकते हो ट्रेन, मेट्रो, लोकल बसेस, फैमिली मार्ट, 7-Eleven, लॉसन, वेंडिंग मशीन, कॉइन लॉकर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और ऑनेस्टली
ट्रेन का इंडिविजुअल या बस का इंडिविजुअल टिकट बाय करने से बेहतर ऑप्शन है या फिर कन्वीनियंट ऑप्शन है सिका कार्ड। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, एक सिका कार्ड मल्टीपल लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि एंट्री, एग्जिट, फेयर ट्रैकिंग सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ओके, अब सिका कार्ड की बात करें तो सिका कार्ड में भी 2 टाइप आते हैं। जापान ने रिसेंटली ये रेड वाला सिका कार्ड भी स्पेशली लॉन्च किया है टूरिस्ट के लिए। अब डिफरेंस बस इतना है कि रेड और ग्रीन में बेसिक डिफरेंस ये है कि रेड जो है वो नॉन रिफंडेबल है और इसका वैलिडिटी भी अराउंड 20 डेज का ही होता है। बट ग्रीन लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होता है, उसका वैलिडिटी आई गेस 10 ईयर्स का है। बट अगेन उसके लिए उसमें आपको यूज़ करने से पहले 500 येन का डिपॉजिट डालना पड़ता है जो कि नॉन रिफंडेबल है। बट अगेन दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। अगेन आपको अगर सुवेनियर के लिए चाहिए तो आप दोनों कलेक्ट कर सकते हो। हमने ये रेड वाला सिका कार्ड सीधा नरिता एयरपोर्ट से ही लिया था क्योंकि वहाँ पे आगे ग्रीन के मशीन्स नहीं थे। अगर आपको ग्रीन चाहिए तो मे बी आपको टोक्यो स्टेशन जाके ग्रीन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उससे रेड का ये है कि इसमें जितना भी आपका बैलेंस मनी बचा रहता है आप उसको रिफंड नहीं कर सकते। जो भी इसके अंदर है वो 28 डेज के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। ग्रीन में ऐसा सीन नहीं है, आप माने कि आप 500 येन दे रहे हो बट आप वो बचा हुआ जो बैलेंस है आप कभी भी रिफंड करके निकाल सकते हो। So yes, depend on your need, get either red one or the green one. और अगर आप जापान को वापस जाने का प्लान कर रहे हो तो यू सजेस्ट गेट द ग्रीन वन। ग्रीन वन जनरली लोकल ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेड वन मोस्टली टूरिस्ट के लिए। सो अगेन बेस्ड ऑन योर नीड्स। सो अब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मोस्टली वीडियोस मेंशन नहीं करते हैं वो है सिका कार्ड रिचार्ज कैसे करें। मोस्ट रिचार्ज मशीन जापान में स्टिल कैश प्रेफर करती है। हाँ, कुछ मॉडर्न मशीन ऐसी है जहाँ पर आप कार्ड के थ्रू रिचार्ज कर सकते हो, बट बहुत कम जगह पे ये मशीन्स अवेलेबल होती है। तो इनफ जापानीज कैश अपने साथ कैरी करें। और ऑनेस्टली हमने हमारे साथ 50% फॉरेक्स कार्ड में कैरी किया था और 50% कैश कैरी किया था जो कि हमारे लिए इनफ था। जो कि ये बैलेंस हमारे लिए परफेक्ट काम किया था क्योंकि कैश स्टिल सिर्फ मशीन्स में ही नहीं, कुछ वेंडिंग मशीन्स, कुछ छोटे रेस्टोरेंट्स, कुछ छोटे रामेन शॉप्स, इधर अभी भी आपको कैश ही लगेगा। और अगेन आपको थोड़े दिन जापान जाते थोड़े दिन में रियलाइज होगा कि यहाँ का कॉइन सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। इनिशियली थोड़ा अनोइंग लगता है बट बाद में आपको रियलाइज होता है कि जापान का पूरा इकोनॉमी कॉइन सिस्टम पे चल रहा है। तो अब आते हैं हम जापान के मेन गेम प्ले पर, द ट्रेन सिस्टम। ओके, इनिशियली काफ़ी ओवरवेलमिंग लगेगा और आपको लगेगा कि भाई ये लोग इतना कामली ट्रेन सिस्टम कैसे नेविगेट कर लेते हैं, लेकिन ट्रस्ट में 2-3 दिन में आप पूरा सिस्टम क्रैक कर लोगे। बट शिंजुकु स्टेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट टू नेविगेट and to crack this station is a Shinjuku station. तो बेसिकली आपके एक्सपीरियंस और आपके एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। एंड अगेन इन जापान गूगल मैप्स इज योर बेस्ट फ्रेंड। गूगल ट्रांसलेटर के बाद गूगल मैप्स, क्योंकि गूगल मैप्स जापान में इनसेनली एक्यूरेट काम करता है। कौन सी ट्रेन लेनी है, कौन से स्टेशन से लेनी है, कौन से प्लेटफॉर्म से ले रही है, कौन सा कोच या डब्बा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन से लाइन पे कहाँ खड़े होना है, कौन सा एग्जिट लेना है, एग्जिट कहाँ से लेना है, एग्जिट के लिए कौन से साइंस फॉलो करने हैं, कितना वॉकिंग है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ इवन फ्लोर लेवल पे गूगल मैप्स जापान में बहुत सही से काम करता है। सो यस, गूगल मैप्स इज योर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दी ट्रेन, कभी कभी सेम प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल ट्रेन आती है तो बस ब्लाइंडली ट्रेन में मत चढ़ जाना। तो अपने ट्रेन नंबर और डेस्टिनेशन देख के चढ़ना और एवरीथिंग परफेक्टली मार्क्ड होता है। सिर्फ यू नीड टू स्विच ऑन योर ब्रेन, ओके। एंड जापान ऑटो पायलट मोड पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अब ट्रेन के बाद हम बात करते हैं हमारे शिंकानसेन एक्सपीरियंस के बारे में। सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जापान में ट्रेन स्केरीली एक्यूरेट टाइम पे आती है। सो अगर 3:17 की ट्रेन है तो वो 3:17 पे ही आएगी और 3:17 को ही निकलेगी। मतलब आपके पास ट्रेन में चढ़ने के लिटरली लेस देन 60 सेकेंड्स होते हैं। तो बिगेस्ट टिप इज जब भी आप ट्रेन बुक करो तो टाइमिंग एकदम अच्छे से देखना, किस प्लेटफॉर्म पे है, आपका कोच कौन सा है। आपको वहाँ पे ट्रेन आने से एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पहले जाना है क्योंकि ट्रेन वहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकेगी, फालतू की भागम भाग हो जाएगी। अनदर थिंग कि जो आपके ट्रेन का कोच है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोकेशंस पे शिंकानसेन ट्रेन बीच में से डिवाइड होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक डब्बे में चढ़ोगे उसके वजह से अंदर से वॉक करते हुए अपने डब्बे पे अपने कोच पे जाओगे। दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कार्स डिफरेंट लोकेशन पे जाती है, किस स्टेशन पे चेंज होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मेक श्योर जब भी आप ट्रेन बुक कर रहे हो टाइमिंग देखो, प्लेटफॉर्म देखो, कोच देखो और ट्रेन से एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले अपने कोच के पास खड़े रहना। एक और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि जेआर पास लें क्या ना लें।
JR पास तभी वर्थ है जब आपकी आइटनरी हेवीली JR लाइंस और फ्रीक्वेंट शिंकानसेन ट्रैवल पर बेस्ड हो। जापान में कई सारे ट्रेन और बस लाइंस चलते हैं, ऑपरेटेड बाय डिफरेंट कंपनीज। JR सिर्फ उनमें से एक नेटवर्क है। सिटीज लाइक टोक्यो, ओसाका और कियोतो में आप मोस्टली मेट्रो और प्राइवेट रेलवे लाइंस यूज करोगे जो JR पास में कवर नहीं होती। इसीलिए कभी कभी JR पास लेने के बाद आपको लॉक्ड फील होगा, क्योंकि आपको नेचुरली वही JR रूट्स चूज करने पड़ेंगे, इवन इफ फास्टर, चीपर या मोर कन्वीनियंट नॉन JR ऑप्शंस अवेलेबल हों। अगर आप सिर्फ एक दो शिंकानसेन ट्रिप कर रहे हो या एक रीजन में ज़्यादा स्टे कर रहे हो तो इंडिविजुअल टिकट्स या सिका कार्ड बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सिका कार्ड बाहर बस लाइन में भी चलता है। इसीलिए हमने तो JR पास नहीं लिया था। अब एक और चीज़ जो हमने हमारी निको ट्रिप में नोटिस की, कुछ लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन के लिए आपका बेस फेयर पहले कट होता है एंड देन उसके बाद लिमिटेड सरचार्जेस कट होते हैं। इसमें आपको पैनिक नहीं करना है। जब आप टिकट निकालते हो उसमें आपका आधा फेयर कवर होता है, ठीक है। आप आधा फेयर उसमें दोगे एंड जब आप एग्जिट करोगे तो एग्जिट करने के टाइम आपको अपना टिकट इंसर्ट करना है और सिका कार्ड भी टैप करना है। सिका कार्ड के थ्रू आपका हाफ बैलेंस फेयर कट होगा। कभी कभी कुछ टिकट मशीन्स आपका जो टिकट है वो 16 कर लेती है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपको तुरंत जाकर ट्रेन स्टाफ को ये चीजें बतानी है तो वो आपको हेल्प कर देगा। ओके, अब एयरपोर्ट से टोक्यो सिटी ट्रांसफर। हमने नरिता एयरपोर्ट से लो कॉस्ट बस ली थी, बट वो बस नाम की लो कॉस्ट बस थी। ऑनेस्टली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सीट्स काफ़ी बढ़िया थे। अगेन AC बस, क्वाइट बस, काफ़ी कंफर्टेबल। लगेज अच्छे से टैगिंग हुआ था। स्टाफ ने काफ़ी हेल्प की थी। और जैसे ही हम लोग बस में बैठे और नरिता एयरपोर्ट से रोड ट्रिप के लिए निकले, वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ द रियल जापान एक्सपीरियंस। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम क्लीन सिटी देख रहे थे, टाइनी हाउसेस, छोटे छोटे रास्ते, बीच बीच में साकुरा आ रहा था। सो यस, इट वॉज फीलिंग लाइक एंटायर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। मैं तो बस जापान के मजे ले रहा था और ये सो रही थी। ट्रेन और बस के अलावा आप रेंटल कार या टैक्सी भी ले सकते हो, बट रेंटल कार के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस मैंडेटरी है और जापान में टैक्सी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सारे चार्जेस मिलाकर ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ पर किलोमीटर। यस, पर किलोमीटर। और जब फर्स्ट टाइम आप एंटर होते हो टोक्यो स्टेशन पर या फिर कोई मेजर स्टेशन पर, तो ऑनेस्टली थोड़ा सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। जैसे कि हर जगह पे आपको लोग नज़र आते हैं, ट्रेन की आवाज़ें होती है, देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म और साइंस होते हैं एवरीवेयर। लेकिन सरप्राइजिंगली केओस फील नहीं होता है। सब बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज केओस होता है। हर जगह पे साइन होते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग होते हैं वो काफ़ी साइंस वगैरह को फॉलो करते हैं अपनी लोकेशन पे जाने के लिए, तो वो इतना केओस फील नहीं होता है, ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं होती है, सब कुछ, राइट। या अगेन, बट हियर आल्सो गूगल मैप्स इज योर बेस्ट फ्रेंड। जापानीज होटल चेक इन और चेकआउट टाइम्स को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। सो 3 PM चेक इन मतलब 3 PM चेक इन। 2:55 PM को भी आपको नहीं लेंगे, आपको बोलेंगे एग्जैक्ट 3 बजे ही आना। ऐसा नहीं कि सर रूम रेडी हो तो दे दो ना सर, ये नहीं चलेगा। सेम गोज विद चेकआउट टाइमिंग्स। जनरली होटल्स का 10 AM चेकआउट टाइमिंग्स होता है, और अगर आप लेट हो गए तो कुछ होटल्स आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं। तो आपकी जो एक्स्ट्रा चार्ज वाली क्लॉक है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जापान में होटल्स रूम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, लाइक एक्चुअल स्मॉल, जिसमें सिर्फ आप 2 लोग हो बैठोगे और आपका लगेज बैठेगा। लगेज वो भी आपका खड़ा लगेज, ओके। यू कांट ओपन योर लगेज, ओके। सो आपको तो अवॉइड करना कि आप ज़्यादा बड़े लगेज लेकर जाए, अदरवाइज आपको कॉरिडोर में अपना लगेज ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि वो रूम में तो ओपन नहीं होगा, या फिर उसको बेड पे आपको लगेज ओपन करना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग थिंग, जापान के होटल एमिनिटीज जनरली तो आपको फ्री में मिल जाती है, लाइक पजामा, स्लीपर्स, शेविंग किट, डेंटल किट, एवरीथिंग। बट कुछ होटल्स में आपको वो नीचे से कलेक्ट करनी पड़ती है, वो आपके रूम में रखी हुई नहीं रहती है। तो आपको नीचे जाना है, स्पेसिफिक अपने जो लगता है वही बस लेके आना है। अपेरेंटली ये वो लोग वेस्ट बचाने के लिए करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि वहाँ पे वाटर बॉटल्स चार्जेबल होते हैं, बट क्योंकि उनका टैप वाटर इज ड्रिंकेबल, तो वो भी आपको प्रॉब्लम आता नहीं है। तो यू कैन ड्रिंक द सिंक वाटर। अब अगर आप जल्दी पहुंच गए हो जापान तो आपको टेंशन होगी कि आपको लगेज लेकर घूमना पड़ेगा, राइट। बट जापान ये केस में बहुत ही ज़्यादा लाइफ सेवर है। जापान में आपको कॉइन्स लॉकर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हो। ऑलमोस्ट हर मेजर स्टेशन पे आपको कॉइन्स लॉकर मिल जाएंगे। छोटे लॉकर के लिए आपको 400 to 600 येन पे करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन कौन सा स्टेशन है। और बड़े लॉकर के लिए आपको 800 to 1200 येन पे करना पड़ेगा। और आप इसका पेमेंट कॉइन के थ्रू या फिर अपने सिका कार्ड के थ्रू पे कर सकते
सकते हैं। अगेन एक और चीज अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम बड़े स्टेशन लाइक टोक्यो या शिंजुकू पे हो सकता है कि आपको ज्यादातर लॉकर जो बिजी रखेंगे, तो वहाँ के लोकल्स भी यूज करते हैं जो ऑफिस जाते हैं वो। तो हम सजेस्ट करेंगे एक दो स्टेशन आगे पीछे कर लेना, वहाँ के आपको लॉकर अवेलेबल मिल जाएंगे। और जनरली लॉकर मशीन्स पे लॉकर के मैप्स भी बने रहते हैं, तो आपको अवेलेबिलिटी इंटायर स्टेशन का वो भी आपको उस डैशबोर्ड से मिल जाएगा। अगर लगेज बहुत ही ज़्यादा है या फिर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो क्लूक पर से आप लगेज ट्रांसफ़र सर्विस भी बुक कर सकते हो। उसके प्राइजेस लोकेशन वाइज चेक कर लेना। और अब द फाइनल बॉस, शिंजुकू स्टेशन। आई थिंक आपने इसके रिलेटेड काफी रील्स भी देखे होंगे कि शिंजुकू आपको लिटरली एक मेज की तरह लगता है। और हम भी जब घुसे थे हमको लगा था हम किसी आंट कॉलोनी में आ गए हो। सब इधर लोग, सब इधर साइंस, और एग्जैक्टली सबको पता है कि उनको जाना किधर है, सिर्फ हमें छोड़ के। शिंजुकू में द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट आर लुमाइन गेट, न्यू लाइन गेट एंड साउथ गेट। ये तीनों गेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक रॉन्ग गेट से निकले तो आप कंप्लीटली दूसरी साइड पहुंच जाएंगे सिटी के। हाँ, और अगेन इधर भी हर जगह की तरह गूगल मैप्स इज योर बेस्ट फ्रेंड, लाइफ सेवर। और अगर आप हाईवे बसेस यूज कर रहे हो तो एक और इम्पोर्टेंट थिंग, बसेस के यूजुअली टिकट काउंटर्स अलग फ्लोर पे होते हैं और बोर्डिंग एरिया अलग फ्लोर पे होता है। इन हमारे इस केस में अगर डिज्नीलैंड का एग्जांपल ले तो हमारा टिकट काउंटर D12 पे था और बोर्डिंग एरिया 4th फ्लोर पे था। ऑनेस्टली थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो बसेस के केस में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके जाना। कभी साइन बोलेगा कि 80 मीटर्स टू दी स्टेशन और आप खुश हो जाएंगे, फिर आपको रियलाइज होगा कि 80 मीटर्स पे तो सिर्फ एग्जिट है, स्टेशन और भी ज़्यादा अंदर है, मतलब आपको और भी ज़्यादा चलते जाना है। और हो सकता है कि 80 मीटर पे अभी सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही हो और आपको सीढ़ियाँ उतरनी है या चढ़नी है, ठीक है। तो दिस इज जापान, वेलकम टू जापान। जापान में बसेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ बसेस आपको फ्रंट से बोर्ड करवाएंगी तो कुछ रेयर से। सेम विद एस्केलेटर, टोक्यो में लेफ्ट साइड में खड़े होना है, ओसाका में राइट साइड में खड़े होना है। कोई कुछ अनाउंसमेंट नहीं होगा, बट आपको ऑब्जर्व करना है, देखो लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ बस में भी डायरेक्ट मत चढ़ना, देखो आपके आसपास का क्राउड क्या कर रहा है। अगेन इधर भी आपको लाइन में खड़ा होना है, जैसे कि बोल रहे थे जापान में लाइन में खड़े होने के लिए प्रिपेयर रहना। लाइन में खड़े रहो और देखो आपका क्राउड क्या कर रहा है एंड जस्ट फॉलो। और यही पूरा जापान एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्व, अडेप्ट एंड रिपीट। जापान सरप्राइजिंगली साइलेंट कंट्री है, स्पेशली ट्रेन। पैक ट्रेन में भी आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे लोग क्वाइटली अपना फ़ोन देखते हैं, अपना ईयरफोन लगा के अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं या फिर अपना काम करते हैं और लाउड कन्वर्सेशन अवॉइड करते हैं। तो आपको अपना फ़ोन साइलेंट पे रखना है, पब्लिक कॉल अवॉइड करने हैं और अपने जो भी वीडियोज़ वगैरह है वो स्पीकर पे ना देखें प्लीज़। और जैपनीज क्यूज को रिलीजियस लेवल पे फॉलो करते हैं। एज एन इंडियन इस चीज के लिए थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो हमेशा एक बात को याद रखना कि नो पुशिंग, नो रशिंग, नो जे वॉकिंग। इवन ट्रेन में भी जल्दी से आगे जाके जगह मत पकड़ना, लाइंस को फॉलो करना, क्योंकि वो लोग ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जापानीज कल्चर पर्सनल स्पेस को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देता है। तो पब्लिक में लाउड बिहेवियर अवॉइड करें, रैंडम टचिंग एंड पोकिंग को अवॉइड करें और पब्लिक ऑब्स्ट्रक्शन अवॉइड करो। बेसिकली मेन कैरेक्टर सिंड्रोम को आप टेम्परेरीली इंस्टॉल कर दो। अब ऑनेस्टली जापान का कन्वीनियंस स्टोर अलग ही डायमेंशन में काम करता है। इवन छोटे से छोटे शहर में भी हमको 100-200 मीटर पे कन्वीनियंस स्टोर मिल रहे थे। 7-Eleven, फैमिली मार्ट, लॉसन, यहाँ का बस कन्वीनियंस स्टोर नहीं है, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल इकोसिस्टम है। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेश फूड, फ्रेश कॉफी, स्मूदीज, डेजर्ट्स, ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ, एवरीथिंग। फ्रेश फूड क्वालिटी इज एक्चुअली इनसेन। यहाँ पे आपको मिलता है एग सैंडविचेस, बेंटो बॉक्सेस, फ्राइड चिकन्स, माचा डेजर्ट, स्मूदीज, राइस बॉल्स, फ्रेश कॉफी। और ऑनेस्टली क्वालिटी बिल्कुल भी कन्वीनियंस स्टोर वाली नहीं लगती। So there are two major important food tip in these Family Mart, 7-Eleven और Lawson। अगर आपको खाना गरम करके चाहिए या फिर कोई भी फूड आपको गरम करके चाहिए तो आप सीधा स्टाफ को बोल देना। स्टाफ यूजुअली पूछेगा आपको हीट, तो वो आपको गरम करके दे देगा। और सेकेंड टिप ये है कि आप डायरेक्ट जापान में डायरेक्टली हाथ में पैसे देने का सिस्टम नहीं है, आपको ट्रे में पैसे देना पड़ेगा और जो भी आपके चेंज है वो आपको ट्रे में ही रिटर्न करेंगे। तो आप डायरेक्टली पैसे हाथ में नहीं देना, ट्रे में रख देना। ओके, अगर आप ईटिंग एटिकेट्स की बात करें तो कन्वीनियंस स्टोर जैसे 7-Eleven या फैमिली मार्ट, वहाँ से आप खाना ले तो सकते हो, बट अंदर खड़े होकर खाना स्टार्ट मत करना। बाहर जाके स्ट्रीट पे खा सकते हो, या बेटर ऑप्शन खाना लो, गर्म करो और अपने होटल जाके खाओ।
बट फॉर ब्रेकफास्ट एंड कॉफी यू कैन हैव इट आउटसाइड द कन्वीनियंस स्टोर। ओके, ट्रेन वाला सीन भी थोड़ा सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट लोकल ट्रेन में खाना अवॉइड करना, लेकिन लॉन्ग जर्नी ट्रेन लाइक शिंकानसेन या लिमिटेड एक्सप्रेस वहाँ पे खाना काफ़ी कॉमन बात है। अब एक चीज़ जो आपको इनिशियली शॉकिंग लगती है वो है जापान में पब्लिक प्लेसेस पे डस्टबिन ना के बराबर होते हैं। तो आप अपना खुद का कचरा अपने साथ कैरी करना, उसके लिए अलग अलग कैरी बैग्स रखना, क्योंकि जापान गार्बेज सेग्रीगेशन को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेवल पे लेता है। प्लास्टिक अलग रखना, बर्नेबल अलग रखना और कैंस अलग रखना। तो रैंडम डंपिंग वगैरह बिल्कुल भी मत करना। अलग अलग फूड और आइटम्स के वेंडिंग मशीन आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएंगे। आई मीन हर जगह, इवन माउंट फूजी के टॉप पर भी आपको वेंडिंग मशीन्स मिलेंगे। तो यस, कभी कभी ऐसा लगता है कि जापान में ह्यूमन से ज्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं और हर चीज़ का वेंडिंग मशीन मौजूद है वहाँ पर। हर एक चीज़ का। अब फर्स्ट 48 आवर्स में जापान बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है। आपको लगता है कि सबको सिस्टम समझ आ रहा है, बट आप अकेले कंफ्यूज्ड हो। बट सडनली 2-3 दिन बाद एवरीथिंग क्लिक्स, और उसके बाद जापान आपको बेस्ट कंट्री टू ट्रैवल लगता है, सेफेस्ट, क्लीनेस्ट, द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड कंट्री। और उसके बाद आने के बाद आप हर एक चीज को जापान से कंपेयर करने लग जाओगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज। सो हाँ, एक बात ध्यान रखना, गूगल मैप्स हमेशा ओपन रखना और हमेशा अपना माइंड पे हमेशा शार्प रखना। ऑब्जर्व, अडेप्ट एंड रिएक्ट। यस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट इट वॉज नेसेसरी। और अगले वीडियो में मिलते हैं विद हमारे डिटेल ट्रैवल गाइड एंड डिटेल डे बाय डे आइटिनरी। ऑलराइट, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय।